आपने महसूस किया इन तजुर्बात को, एक्सपीरियंस को। किसी बच्चे के हाथ में अगर कोहिनूर हीरा दे दिया जाए, उसे नहीं मालूम हमारे हाथ में क्या दिया गया है, इसलिए उसे पता ही नहीं है कोहिनूर हीरे की कीमत क्या है, नहीं मालूम किसी बच्चे को। तो आपके बीच जो लोग बैठे हैं, इनकी कीमत सचमुच आपको नहीं मालूम, आप इनके बीच बैठे हैं। आज के 20 साल बाद जब आप महसूस कीजिएगा कि आपने एक ऐसा सेशन किया था जिसमें डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल साहब बैठे थे, एक ऐसा सेशन मेंटेन किया था जिसमें आईजी आईपीएस दिशा प्रवेश साहब बैठे हुए थे, मनोज कुमार जी बैठे हुए थे, तब आपको एहसास होगा कि आप उस वक्त क्योंकि आपने कुछ सीख लिया कि आज आप अलग मकाम पे होते। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान वही है जो दूसरों के काम आ सके। इंसान के पास मालिक ने 2 पीरियड ऐसा दिया है जो एक पीरियड को देखकर हम दूसरा पीरियड बना सकते हैं। एक गुजरा हुआ कल है, एक आने वाला कल है। हमारे हाथ में 2 कल है। गुजरे हुए कल को देखिए, आप क्या थे, आज मेहनत कीजिए, आने वाले कल को आप ब्राइट कीजिए, आने वाले कल को आप सुनहरा बनाइए। हमारी इस महफिल में बहुत सारी हमारी बेटियां बहनें बैठी हैं, इनके लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगा। तुम्हारे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तुम्हारे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो हमारे बीच निशाद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आतिका तस्लीम आप आए, सर की पुत्री। आतिका तस्लीम अपने हाथों से जनाब निशाद परवेज साहब को सर थोड़ी तकलीफ करें, खड़े हो जाए। आपको अपने हाथों से बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नास अल्लाह फरमाता है कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद से दूसरे को फायदा पहुंचे। उसने कभी मुसलमानों की बात नहीं की। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, कुरान पूरे आलम के लिए है। अल्लाह फरमाता है कि वो इंसान सबसे बेहतरीन है जिसकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे। और हम आपके दरमियान आए हैं कि आपको फायदा पहुंचा सके और आने वाले कल में आपकी जिंदगी बदल जाए। क्यों कि आप हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो कहते थे कि ख्वाब वो नहीं जो सोने में नजर आए, ख्वाब तो वो है जो आपको सोने ना दे, आपकी नींद उड़ा दे। ख्वाब वो है, आपके अंदर बड़ी डिजायर होनी चाहिए कि हमें हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं, हमें इनके तरह बनना है, हमें इनके जैसा बनना है। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत कामयाब होगी। सर मैं आपको इन्वाइट करूं तो आप मैं पूरे आज मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है मुझे नहीं पता, सचमुच मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी ख्वाब देख रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे बीच सर मौजूद है। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे रिक्वेस्ट को माने तो सर आप बुरा ना माने। मैं चाहूंगा बच्चियां खड़ी हो जाए, तालियों के साथ आपका स्वागत करें। खड़ी हो जाए, आइए खड़ी हो जाए, आपको तालियां बच्ची गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जितने लोग हैं सब हिंदी उर्दू या बंगला समझते हैं, बंगाली स्पीकिंग कोई है समझ जाएगा, हिंदी उर्दू बोले समझ जाएगा, बंगाली जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप लोगों ने मेरे पहले बहुत सारे लोगों की स्पीच सुनी है। इस तरह का स्पीच सुनने से नॉर्मली होता क्या है कि बच्चे डर जाते हैं,
कि लाइफ इतना डिफिकल्ट है, ठीक करते हम लोग आगे निकलेंगे, क्या करेंगे समझ नहीं आता। और जितना हम लोग बोलते हैं, जितने लोग आप लोगों के तरफ अपना क्या करना है, कैसे करना है बोलना शुरू करते हैं, तो क्या होता है तो ज़्यादा हम लोग बच्चे लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोल रहे हैं, इतना मेहनत करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग के एज में, जब हम लोग आपके एज पे थे तो बिल्कुल आप लोगों की तरफ है, समझ में आया? मतलब जो आप लोग करते हैं अभी वही करते थे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं। खेलते भी थे, अड्डा भी मारते थे, ठीक है, पढ़ते थे भी, हो सकता है कोई ज्यादा पढ़ रहा था, कोई कम पढ़ा था, पढ़ते भी थे, खेल भी ज्यादा करते थे, डांट खाते थे, स्कूल की टीचर भी डांट, वहां से भी डांट मिलता था, अपने पेरेंट्स से ही मिलता था। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि उन्होंने बताया वो हाँ क्या नाम आपका, मिस्टर मनोज कुमार, बताया कि ब्रेन जो है ना सबका एक ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। आप जिस चीज जो आपके पास है, ब्रेन है, हाथ है, पाँव है, अलग ऑर्गन है, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। जो ऑर्गन का आपका बॉडी में इस्तेमाल नहीं है, बेकार हो गया, तो आपको काट के निकाल देते हैं। जैसे अपेंडिक्स क्या होता है, उसको काट के निकाल देते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल हम होता नहीं है, वो बेकार है, समझे ना? लेकिन जिस चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डेवलप करता है। जिराफ को आप लोग देखा है, जिराफ का गला कितना लंबा है, वैसा गला हम लोगों का नहीं है। क्यों है कि वो अपने गाछ से पत्ता काट खाता है, उसको गला उठा कर करना होता है, तो आस्ते आस्ते एडेप्टेशन से उसका गला जो है नेक डेवलप किया, समझे ना? तो आप जिस अपने ब्रेन को या अपने कोई भी आपका जो टैलेंट है, आप अगर उसको यूज करते हैं तो वो डेवलप करेगा। कोई भी यहाँ पे, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई भी महात्मा कोई नहीं है, कोई ही मैन नहीं है, ठीक है, सब इक्वल है, सब इक्वल है। भाई हम बोलते हैं थोड़ा जल्द के, ठीक है, क्योंकि सब कोई पीछे वाले लोग भी समझे कि हम लोग के तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आप जो है मतलब इक्वल तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंस लाना है कि हम किस तरह से क्या करें। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स लाइफ में, हम लोग जिस तरह से काम चल रहा है, पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर आए किया, कोई प्लानिंग नहीं होता है, ठीक है, कोई एम्बिशन नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग अपने बारे में होते हैं, आप लोगों की तरफ के, लेकिन जब क्लास 12 या ग्रेजुएट करना शुरू किए तो एक प्लानिंग दिमाग में आया कि क्या करें भाई, ग्रेजुएशन हो रहा है, इसके बाद क्या होने वाला है, ग्रेजुएट कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद कुछ करना है, तो क्या करेंगे। ये जो है सोचना, ये ख्वाब जो आया या ड्रीम आया कि नहीं हम लोग कुछ करना है, ये ड्रीम आना सबके लिए जरूरी है। अगर आपको सपना नहीं हो, सपना अगर नहीं हो, ड्रीम नहीं हो, तो आपका ड्रीम कभी फुलफिल नहीं होगा। कभी फुलफिल होगा नहीं होगा। ड्रीम मतलब क्या है, वो जैसे कि मुख्तार साहब बोल रहे थे, ड्रीम मतलब क्या बोले थे, सपना मतलब क्या बोले थे, कुछ बोले थे कि प्रेसिडेंट ड्रीम के बारे में ख्वाब वो नहीं जो सोने में नजर आए, ख्वाब वो नहीं जो सोने में नजर आए, ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे। तो ख्वाब वही है जो आपको सोने ना दे, मतलब अपने ख्वाब को फुलफिल करने के लिए, सपना ख्वाब को ताकीद करने के लिए क्या करना होगा, आपको जागे रहना होगा, ताकि आप अपने जो ख्वाब है उसको फुलफिल कर पाए, है ना? नहीं तो आपका ख्वाब जो है अधूरा का अधूरा रह जाएगा, वो कभी मुकम्मल नहीं होगा। कौन सा ख्वाब, जो सो के देखते वो नहीं। यहाँ ख्वाब का मतलब है एम्बिशन, आपका विजन है क्या, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, आपका एम क्या लाइफ में, वो एम कर देना होगा। कब करना होगा, जब आप सोच रहे कि मेरा आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है या एचएस कंप्लीट है, तो आप हमको कुछ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस के लिए आपको क्या करना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, क्या ख्वाब होना चाहिए, क्या गलत बोल रहे, अगर ख्वाब नहीं है, ड्रीम नहीं, तो क्या होगा, तरक्की मिलेगा नहीं मिलेगा। तो तुमको क्या करना है, तुम्हें सोचना है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसके बाद जो आप देखा, मैंने सोचा या एम अपना एम्बिशन जो बनाया, एम्बिशन बनाते हो तो वजह से तुम्हारा क्या एम्बिशन है, बोलो बिजनेसमैन बनना आपको, तो इसको बिजनेसमैन बनना। वो बिजनेसमैन बनने के लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए प्लानिंग करना है ना क्या। अब प्लानिंग जब करना है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा काम करना होगा बिजनेसमैन बनने के लिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, बहुत सारा काम करना होगा, है ना। तो आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो काम क्या करना है आपको, उसके ऊपर फोकस करना होगा। फोकस करने के बाद क्या, बहुत सारे लोग जो है देखते रहे इतना झमेला है कौन करेगा, तो क्या करते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, ठीक। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, जैसे चला चला कौन बिजनेस करेगा, इतना खर्च पैदा किया, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सर्व नहीं करना है। जो कोर्स लिया उसको एम्बिशन जो है उसको एक प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा उस प्लानिंग में एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए उसको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कि भाई इसको करना है। इसके लिए नॉर्मली बच्चे लोग क्या करते हैं कि उसके डर से कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते, है ना। कौन पढ़ेगा या कौन इतना मेहनत करेगा, चला चले तो लोग इधर भी ऐसे सोचते थे, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना शुरू करेंगे, फेलियर से डर कमेगा। फेलियर से मतलब आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको क्या होगा, फेलियर से जो आप फेल हो जाएंगे उससे डर कमेगा। जो बता रहे थे ना कि लोग पहले सोचते हैं कि ये नहीं होगा, फेल हो जाएंगे, कैसे हम पास करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप प्लानिंग करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो फेलियर से आपको डर कम लगेगा, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं अभी किस क्लास की हो, 10 में, ठीक है। 10 का अच्छे से पढ़ो। तो ये है तुम्हारा सक्सेस का पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, कॉन्फिडेंस का कमी होता है। शेर है, शेर को जानते हैं, उसमें शेर का नाम किसी ने कौन कौन नहीं सुना है, शेर लायन क्या होता है? क्या होता है? जंगल का राजा, सभी जानता है जंगल का राजा। तो वो जंगल का राजा क्यों है भाई, उसमें क्या खासियत है, बेनिफिट, देखो शेर जो है, शेर के पास इतना ताकत है हाथी की तरह, जो शेर का ताकत है और हाथी की ताकत बहुत कम है। शेर बहुत तेज दौड़ता भी नहीं है, सीधा दौड़ता है, सीधा दौड़ता है, लोमड़ी से ज्यादा चलाक है ना। तो शेर को बादशाह की राजा क्यों कहते हैं, जंगल का राजा क्यों कहते हैं? शेर शेर को शेर जंगल का राजा क्यों होता है? क्या समझ में आया, क्या बोलना चाह रहे हैं बताओ, कौन बोलेगा? साउंड बहुत ज्यादा होती है, साउंड बहुत ज्यादा होती है, दहाड़ की बहुत ज्यादा होती है, दहाड़ ज्यादा होती है। अच्छा ठीक है। और शेर को लगता है कि वो जंगल का राजा, इसलिए वो जंगल, शेर को लगता है कि वो जंगल का राजा, इसलिए जंगल का राजा है। ये जो है करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ये है। डरता नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है उसका, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब डरता नहीं है, और एटीट्यूड उसका, हम राजा है, हम ये जो एटीट्यूड है यही होगा, हम लोगों को होना होगा, तभी हम लोग कुछ तरक्की कर पाएंगे। सभी एक बात है। तो 8 का हम धन्यवाद दे देते हैं। 8 का जो प्रोग्राम होता है तो नॉर्मली कैरियर ऑप्शन जो है आपका एबिलिटी के ऊपर आपको वो अपना ऑप्शन लेना होगा। कुछ स्टूडेंट जो है एबिलिटी मतलब क्या, सबका एबिलिटी मोटा मोटी एक होता है, किसी को
इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री, किसी को ज्योग्राफी या किसी को मैथ, ठीक है। जो मैथ नहीं जानता है वो कम कैपेबल नहीं है या मैथ जानने वाला है, सभी इक्वल है। सबके लिए अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग आपका एवेन्यूज है जिसमें आप जा सकते हैं, जिसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 के जब बाद में क्या क्या एवेन्यूज है, तो पहला तो एक है कि आप नॉर्मल 11 12 पढ़िए, क्या क्या है 11 और 12 है ना। उसमें क्या क्या स्ट्रीम है, क्या क्या स्ट्रीम होता है, 8 कॉमन साइंस, ये तो नॉर्मल हुआ। नॉर्मल स्ट्रीम आपका हुआ ये भी तुम्हारा है, ठीक है। दूसरा है आपका स्कूल एग्जामिनेशन के बाद आप 3 कोर्स दे सकते हैं जो बताएं। दूसरा है आप जेई मैट एक एग्जाम होता है, क्या है जेई मैट। जेई मैट क्लास 10 के बाद होता है। जॉइंट एंट्रेंस मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्या होगा क्लास 10 के बाद आप अगर होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसको करने के लिए आपको जीमेट पास करना है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, नॉर्मली इसी टाइप में होता है अप्रैल मई में। आपको एग्जाम पास करना है, पास करने के बाद जीमेट में एडमिशन दीजिए। उसके बाद जो कोर्सेज है होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट वो करना है। इसके अलावा जो है गर्ल्स लोग के लिए बात करके, गर्ल्स लोग के लिए नर्सिंग है, ANW कोर्स ANM कोर्स होता है। गर्ल्स के लिए ANM कोर्स होता है ना, क्या है वो, सिर्फ गर्ल्स के लिए नर्सिंग कोर्सेज, ठीक है। ऑक्सिलियरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसमें जो नर्स जो देखती है ना, नर्स हॉस्पिटल के नर्सिंग होम में जो नर्सेज काम करती है उनके लिए ये कोर्सेज है, ठीक है। ये कोर्स आपको अगर करते हैं तो नर्स में एडमिशन मिलता है, नर्स में अगर जाना है गर्ल्स को तो ये कोर्स है, ठीक है। 18 मंथ का कोर्स होता है, कितनी का 18 महीने का कोर्स होता है। ये आपका इसका भी एग्जाम होता है, एग्जाम देने के बाद अगर आप पास करेंगे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटेक्निक, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक होता है क्लास 10 के बाद होता है, ठीक है। जिसका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है वो लोग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटेक्निक जाता है, जिसको क्या बोलते हैं जेक्को बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है जेक्को करने के लिए। ये भी आपका जो इंट्रेंस है, माध्यमिक का जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, मार्क्स है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है, ठीक है। ये है आपका जेक्को से होता है। ये बोलने का मतलब ये है कि आप लोग अलग अलग जो कोर्सेज है, नॉर्मली आप लोग के पेज में मालूम नहीं होता है क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, कौन सा कोर्स करने से बेटर होगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये जब आपको कैरियर गाइडेंस के लिए बता रहे हैं, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से हम फोन करते हैं। इसके बाद आपका है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज भी वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से एग्जाम लोग कंडक्ट करता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होता है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो एप्लीकेशन सबमिट करके मार्क्स के बेसिस पे हो जाता है। आपको मार्क्स अप्लाई करना होगा। अभी लास्ट डेट मेरे ख्याल से 22 अप्रैल तक था और 30 अप्रैल या उसको रिजल्ट निकल गया। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो लोग लेना चाहे पॉलिटेक्निक में या वोकेशनल ट्रेनिंग में, तो वो लोग जा सकते हैं क्लास 10 के बाद भी। इसके बाद टेक्को के बाद ITI में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ITI होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ भी मार्क्स के बेसिस पे आपका कोर्सेज होता है। तो ITI में क्या क्या कोर्सेज होता है वो हम बता देते हैं कुछ। ये इंजीनियरिंग कोर्सेज ITI में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है, एग्रीकल्चर में है, आपका होम साइंस में भी है,
बिजनेस ऑफ कॉमर्स में भी है। इसके अलावा ये जो टेक्निकल कोर्सेज हम बताएं, ये टेक्निकल कोर्सेज के अलावा जैसे 10 में है, 10 में आप जो बताएंगे साइंस कॉमर्स आर्ट स्ट्रीम में जाएंगे। फिर आप नॉर्मल पास जो किए, नॉर्मल पास करने के बाद क्या होता है, ट्वेल्थ में वही नॉर्मल कोर्स आप करेंगे। कौन सा कोर्स लेंगे, जैसे जो आर्ट में है आर्ट में जाएगा, जो कॉमर्स में है कॉमर्स में, जो साइंस में साइंस। ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कोर्सेज है, एक एमएसएमई डिपार्टमेंट है। एमएसएमई डिपार्टमेंट है जो लोग आपको टूल्स के ऊपर भी ट्रेनिंग दे रहा है क्लास 10 के बाद या 12 के बाद। तो एमएसएमई में आप लोग वेबसाइट चलाने कौन बन जानता है, गूगल सर्च करने कौन बन जानता है, सभी जानता है। तो मतलब गूगल सर्च अगर आप करेंगे एमएसएमई, तो आपको एमएसएमई को मिल जाएगा कि एमएसएमई क्या क्या कोर्सेज है और आप कैसे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे कोर्सेज जो है अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, किसको मालूम है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है तो जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, एससी एसटी डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट भी अलग अलग कोर्सेज आपका ऑर्गेनाइज करता है। आप उनके साइट पे भी जब जाएंगे, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है या उनका डिपार्टमेंट है, तो वहाँ आप लोग जाएंगे तो वहाँ भी आपको उनका जो ट्रेनिंग कोर्सेज है, क्या क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फ्री कोर्सेज है, मैंने कोई खर्च नहीं है। जो कोर्सेज ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो ऑफर करते हैं, ये फ्री कोर्सेज है। आप 12 के बाद आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, ये फ्री में है, फ्री में है। जो ओबीसी है, जो माइनॉरिटीज है, जो एससी एसटी है, उनके लिए तो फ्री है फैशन डिजाइनिंग। आप अगर NIFT में ऐसे जनरल अगर कैंडिडेट के हिसाब से एडमिशन लेने जाएंगे तो 4-5 लाख रुपया लग जाएगा, कम से कम 5 साल रुपया। तो ये सब डिपार्टमेंट जो है बेंगलुरु के, ये डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइज करते हैं क्या, ये सब कोर्सेज फ्री में, फैशन डिजाइनिंग हो या MSME में आपका इंटरेस्ट, ITI में या वोकेशनल ट्रेनिंग में, वो लोग खुद भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, फ्री कोर्सेज होता है। रेजिडेंशियल कोर्स बने रहकर आपको खाना पीना सब कुछ देगा और कोर्सेज करवाएगा। खाली फैशन डिजाइनिंग में आपको रेजिडेंशियल नहीं है। सॉल्ट लेक में आपका कॉलेज है, वहीं पे आपका ऑनलाइन होता है, वहीं पे क्लासेस। ठीक है, ये फैशन डिजाइनिंग। बाकी में ज़्यादातर कोर्सेज जो है वो आपका रेजिडेंशियल कोर्सेज है, 1 महीना हो या 1 साल का हो, सिर्फ फैशन डिजाइनिंग है। फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज बहुत अच्छा है। ट्वेल्थ के बाद जो है, ट्वेल्थ के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कोर्सेज है, कौन सा आपको मालूम है, जो ग्रेजुएट कौन है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट कर रहा है। तो ट्वेल्थ के बाद बहुत सारा कोर्सेज है, BA LLB की है, जो बता रहे थे देना है, तो BA LLB की है। ठीक है, BA LLB है, BA लाइब्रेरी है, BA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका BA मैनेजमेंट के ऊपर में हर चीज के ऊपर BA है। ठीक है, बहुत सारा BA कोर्स है, बहुत सारे हैं। BA इकोनॉमी है, BSc इकोनॉमी भी होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो बनाता है, उसका बहुत सारा सब्जेक्ट जो है साइंस में भी आएगा, मुझे साइंस एक इकोनॉमिक्स रहता है और BA में भी एक पेपर इकोनॉमिक्स रहता है। तो इस तरह का है। सोशल वर्क पेपर भी है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ सोशल वर्क बहुत सारा आपको बता रहा है, बेटा कर रहा है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क भी है। दूसरा बहुत सारा कोर्सेज जो BA के बाद आप कर सकते हैं। हम आते हैं ग्रेजुएशन को है, स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में सब मालूम है। किस चीज को नहीं मिलता है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप किस चीज को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, क्यों, किस स्कूल में हो, प्राइवेट,
प्राइवेट स्कूल से नहीं मिलता है। कौन से स्कूल में? प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल में लेकिन सभी को आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ज्यादातर को स्कॉलरशिप मिलता है। बहुत सारा हमें किसी न किसी तरह से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC/ST हो, OBC हो, OBC A हो, OBC B हो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है। और जनरल में भी आपका अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो महीने में साल में 25-33,000 रुपया देता है। 33,000 इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको 33,000 मिलता है साल में। बहुत सारा स्कॉलरशिप है। और स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना होगा। अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जाइए, ST में है ST में जाइए, ST में जाइए, OBC में है OBC में जाके सर्च कीजिए तो बहुत सारा आपको एवेन्यूज मिलेगा जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब आते हैं मेन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये तो कोर्सेज बताया, ये वोकेशनल ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, जनरल, BSc, जनरल, BCom, MPCR, ये तो नॉर्मल जो है। इसके अलावा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या क्या है? क्लास 10 का क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मालूम है किसी को? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें नौकरी मिलता है, पास करने से आप कंपटीशन में बैठते हैं, बैठकर अगर पास किए तो नौकरी मिलता है। पहला क्लास में क्या क्या है? सुपरवाइजर ऑफ ICPS। आप लोग के बाद एम्प्लॉयमेंट न्यूज, अगर नौकरी करना है, कुछ करना है, नौकरी करना है या कंपटीशन में बैठना है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़िए। उसमें करंट अफेयर भी रहता है और क्या क्या एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए वो मिलता है, मालूम होता है। या एम्प्लॉयमेंट गैजेट भी मिलता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज और एम्प्लॉयमेंट गैजेट दो है। गैजेट 2-3 पेज का होता है जो बेंगल यहाँ से निकलता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज दिल्ली से निकलता है। तो वो देखते थे क्या क्या कोर्सेज है और क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें आप लोग देख के अपेयर कर सकते हैं। पढ़ के सिलेबस भी रहता है, किस तरह पढ़ना, क्या पढ़ना है, उसमें रहता है। ठीक है। आजकल तो कंपटीशन बहुत ईजी हो गया है। अगर कंपेयर करें, हम लोग के टाइम में कोई गाइड करने वाला नहीं था इस तरह से। ऐसे कंपटीशन टफ हुआ है, हो सकता है अभी हम पहले नहीं पास कर पाए, ये भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अभी सुविधा क्या है कि गाइडेंस बहुत मिलता है आपको। फ्री में IAS के लिए पढ़िए, कोचिंग चल रहा है। फ्री में WBCS कोचिंग चल रहा है। फ्री में कांस्टेबल, फ्री में सब इंस्पेक्टर कोचिंग, बहुत सारा कोचिंग क्लासेस फ्री होता है हर कहीं भी जाइए। ठीक है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी चला रहा है फ्री कोचिंग क्लासेस WBCS के लिए, IAS के लिए। आप सॉल्ट लेक में लोग जो सेंटर वहाँ चलता है, इस तरह से बहुत सारा कोचिंग सेंटर है। ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कोचिंग ले सकते हैं। ये एक सुविधा है जो पहले नहीं था। क्लास 10 पास में पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस कांस्टेबल क्लास 10 पास में अगर आपका हाइट है, फिजिक्स है, आपका फिजिक्स है और अगर मैदान में बच्चा दौड़ सकते हैं, लड़की हो या लड़का, उनको लिए पुलिस कांस्टेबल क्लास 10 पास। तो पुलिस कांस्टेबल के लिए हाइट चाहिए लड़के का 170 सेंटीमीटर। ठीक है। और दौड़ना होता है 800 मीटर दौड़ना होता है 2 मिनट के अंदर में, 1 मिनट 50 सेकेंड। और चेस्ट एक्सपेंशन होता है। इसी तरह गर्ल्स लोग का भी कांस्टेबल में जो एग्जाम होता है उनका हाइट है मेरे ख्याल से 160 सेंटीमीटर। और मैदान दौड़ना होता है, दौड़ने में 800 मीटर दौड़ना होता है। ठीक है। वो 4 मिनट के आसपास या 6 मिनट के आसपास है। 10 लोगों का इजी है थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। क्लासेस जो है कॉन्फ्रेंस का है। पहले एक टाइम था तो हम लोग ऐसे बुला के ले लेते थे। ठीक है। आज से 10-12 साल पहले अच्छा तुमको नौकरी के लिए कौन सा आ जाओ, ले लिया। लेकिन अब जो है वो नहीं है। अब जो है आपका अलग है एग्जाम है। एग्जाम क्या है? एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है पहले आपका। फर्स्ट एग्जाम प्रिलिमिनरी होने के बाद रिटन, उसके बाद फिर मेजरमेंट होता है मैदान में, फिजिकल मेजरमेंट और आपका
फिजिकल जो दौड़ने उड़ने का जो टेस्ट है वो होता है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस है। उसके बाद फिर और एक बार इंटरव्यू होता है, ये और एक बार एग्जाम होता है, उसके बाद आपको सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के बाद। तो ये है पुलिस कॉन्स्टेबल। फायर ऑपरेटर भी पुलिस कॉन्स्टेबल का ही है। रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है एक ही है। फायर ऑपरेटर का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ही लोग करते हैं। तो एक ही क्लास 10 पास होना चाहिए और मेजरमेंट जो बताएं, हाइट जो बताएं, एक ही है। इसके अलावा क्लर्कशिप एग्जामिनेशन है। क्लर्क का जो एग्जाम होता है वो आपका रिटन है, उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे लिया जाता है। तो आप लोगों को जो एग्जामिनेशन जो होता है, अगर एफियर होने की जरूरत ये हाइट है तो आपको फॉलो रखना होगा। क्या रखना होगा? एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखना होगा और एम्प्लॉयमेंट गैजेट देखने से आपको मालूम होता रहेगा कि एग्जाम कब तक हो रहा है। नहीं तो आजकल गूगल सर्च में मिल जाता है कि क्या एग्जाम होने वाला है। क्लास 12 के बाद क्या क्या है? 10 के बाद बताया। अब 12 के बाद फार्मासिस्ट में आप जा सकते हैं। फार्मासिस्ट होता है ना, वो दवा वाले जो फार्मासिस्ट होता है, दवा देता है, बोल रहे हैं, वो डिप्लोमा इन फार्मेसी देता है। इसके बाद SSC एक एग्जाम कंडक्ट करता है, आपका कंबाइंड HS लेवल एग्जाम होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लर्क या अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होता है। HS लेवल एग्जामिनेशन मालूम है किसी को? कौन एफआईआर हुआ? अच्छा, कुछ हुआ? नहीं हुआ? कोशिश करो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने का, बहुत इजी एग्जाम है, पढ़ना होगा थोड़ा। आफ्टर ग्रेजुएशन की क्या एग्जाम है? पहले तो है आपका UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आप IAS IPS जो आ रहे बोर्ड पास करके आते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज में लगता है कि बहुत टफ है, वर्ल्ड का बोलता है टफेस्ट एग्जामिनेशन है, ठीक है। लेकिन लोग तो पास करके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अगर कोशिश नहीं करें तो नहीं हो। वही बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता है, सेकेंड अटेम्प्ट में होगा। फेलियर से नहीं डरना है। लोग जो है एक बार फेल होने के बाद, 2 बार फेल होने के बाद क्या होता है, छोड़ देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। फेलियर में जहाँ आप लोग करेंगे आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ड्रीम है, आपका टारगेट है कि आपको UPSC को पास करना है, तो आपको उसको फोकस करना होगा उसी के ऊपर में, चाहे 4 अटेम्प्ट भी होना चाहिए, उसमें पास करना है, ठीक है। ये है मेन। देखिए इस जो सेशन जो चल रहा है, ये सेशन जो है सिर्फ आपको थोड़ा से बताने के लिए कि किस तरह क्या करना है। मेन सेशन है आपको क्या करना, मोटिवेट करना। जो मोटिवेशन खत्म हो गया है, अभी एम्प्लॉयमेंट का जो हालत है सभी को मालूम है कि बहुत इजीली नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मोटिवेशन लोगों का कमता है, ठीक है। क्या होगा, नौकरी मिलेगा नहीं। ये अगर एटीट्यूड आ गया कि क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कोशिश करना है, ठीक है। कोशिश जहाँ छोड़े और ये दिमाग में आ गया कि क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। पास करना है, अगर सोच किया तो पास करना निकलता है भाई। हम कभी भी देख रहे हैं कि बहुत लड़के लोग जो है देख अपने सामने देख रहे हैं निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? ये सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का सब इंस्पेक्टर हम लोग रिक्रूट करते हैं, अपने सामने देख रहे हैं लोग निकल रहे हैं। जिसको शौक है कि हमको पुलिस में आना ही है, कांस्टेबल में नहीं आए तो सब इंस्पेक्टर में आएंगे, निकल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहा। और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज जो लोगों के दिमाग में है कि पैसा लेके होता है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे पाएंगे तो रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पैसा देके नहीं आए। तो बाकी लोग भी जो अभी आ रहे हैं, जितने जानकारी हमको है, मुझे मालूम चीज है, वो जो है अब तक ऐसा नहीं सुना कि कोई पैसा देके पास किया, ठीक है। मेरे रिश्तेदार में मेरा बच्चा लड़का है, वो भी पास किया है, वो RBI टीम है। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा देके पास किया या किसी को बोल के पास हुआ, वो नहीं है। कोशिश है, ठीक है। और मेन जो है प्लानिंग करके उसको फोकस में रखना कि हमको ये पास करना जरूरी है। UPSC के बाद जो बहुत अच्छा नौकरी है वो क्या है, RBI ग्रेड B एग्जाम, ठीक है। RBI ग्रेड B एग्जाम का रिजर्व बैंक का वो एग्जाम होता है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम है, सर्विस है। बहुत कम लेता है, यानी रिक्रूटमेंट बहुत ही कम है, लेकिन बहुत अच्छा है। पे जो है तनख्वाह है बहुत ज्यादा, यानी UPSC से ज्यादा तनख्वाह है।
उसका भी अलग अलग ईयर में एग्जाम होता है। फर्स्ट ईयर पास करने के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद इंटरव्यू, ठीक है। तो लेकिन वही है कि थोड़ा इकोनॉमिक्स जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा से एक्सपर्ट होना होगा। RBI रिजर्व बैंक में हम जा रहे हैं, रिजर्व बैंक में जाए तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा हमको ज़्यादा अटेंशन देना होता है। UPSC का जो एग्जाम देते हैं, UPSC कौन सा पेपर है, इतने ही पेपर है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल के है और इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। तो RBI ग्रेड बी है, ये मैनेजर का पोस्ट होता है। RBI ग्रेड बी मैनेजर और ग्रेड ए होता है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। ये दो एग्जाम है। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो ग्रेजुएट है उन लोगों को मालूम नहीं है कि किस तरह से क्या है, कैसे पास करना होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद फिर मेन होता है उनका इंटरव्यू। ये जो है ये आपका प्रीलिम्स में इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथ्स का, यही जो है प्रीलिम्स में पहले नहीं था, कुछ साल से मेरे प्रीलिम्स किया गया है प्रीलिम्स, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। इसका थोड़ा से अगर मैथ्स अच्छा हो जाए प्रैक्टिस में, तो मैथ्स अगर वो 100% कर ले, मैथ्स 100% करने से प्रीलिम्स में निकल जाएगा, तो निकलेगा। इसके बाद जो एग्जाम है SBI का एग्जाम, प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होता है, SBI का प्रोबेशनरी ऑफिसर जो मैनेजर के हिसाब से जाता है, ठीक है। तो कोई दिया है बैंक में एग्जाम? नहीं, कोई नहीं दिया। देखना होगा, ब्रैकेट कम से कम ट्राई तो करे। इसके बाद है बहुत सारा जो बैंकिंग आपका इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बहुत सारा है, इसके अलावा SBI के अलावा ये लोग अलग अलग एग्जाम लेता है, ठीक है। तो इनका भी एग्जाम आपको वही होता है जिस तरह से SBI का है, एक ही टाइप का है। आपको उसमें रिटन एग्जाम है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन एक होता है, कुछ स्टूडेंट बैठ के अपने बीच में डिस्कशन करते हैं और उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि कैसा क्या डिस्कस कर रहा है और फिर फीडबैक लेता है। उसके बाद इंटरव्यू है। तो इस तरह का एग्जाम जो है SSC कंबाइंड, जैसे कि HS लेवल का एक एग्जाम है, इस तरह SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम है, ठीक है। इससे आपका इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम, इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, इसके बाद और जैसे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे इंस्पेक्टर है, आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सब जो है इनके थ्रू, इसी के थ्रू होता है SSC ग्रेजुएट कंबाइंड लेवल एग्जाम में, ठीक है। रेलवे का बहुत सारा एग्जाम है, रेलवे NTPC एग्जाम है, रेलवे ASM एग्जाम है, कमर्शियल अप्रेंटिस एग्जाम है। इसके अलावा LIC का एग्जाम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्जाम होता है, वो भी ग्रेजुएट लेवल में है। आपका बैंक का जिस तरह का एग्जाम है इसी तरह से दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर के बारे में बता चुके हैं, ये एग्जाम एक है। उसके अलावा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेट एग्जाम है ना, टेट एग्जाम देखो कि फील्ड में बहुत ज्यादा है। अच्छा, वेस्ट बंगाल मिसलेनियस सर्विस एग्जामिनेशन, वेस्ट बंगाल मिसलेनियस सर्विस एग्जामिनेशन में भी वही होता है। क्या होता है, इंस्पेक्टर जैसे कि SSC है सेंट्रल का गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जितने इंस्पेक्टर लेवल का एग्जाम है वो है। तो ये कोर्सेज है, एग्जाम्स है। एक बेसिक आइडिया उन लोगों को दिया कि क्या एग्जाम से इस तरह करना, मेन जो उन लोगों को करना है वो है फोकस, ठीक है। और कॉन्फिडेंस अगर दे रहा कि कुछ करना है और कर लेंगे, जब तक ये दिमाग में नहीं आए कर लेंगे। हम बताते हैं, मतलब हम तुम लोग को बताएं कि तुम लोगों की तरह जैसे तुम लोग हो उसी तरह, बिल्कुल कुछ नहीं समझ, ब्लैंक थे, जो बोल रहा है तो समझते भी नहीं थे क्या बोला हो, क्या सुना हम, क्या सुना, समझे ना। नहीं, वो एक ही ऐसा ही है, फिर भाई सुना, अच्छा सुना, चलो हो गया खत्म। लेकिन चेंजेस जो आता है ना, वो चेंजेस लाना होगा कैसे, दूसरे को देख कर। ये हम क्यों आए, मेरे सामने वाला, हम बताते हैं, हम जिस तरह के स्टूडेंट थे, मेरे सामने वाला जो हमसे सीनियर है, मेरे
वो एग्जाम दिया, पास कर दिया, तो उसको देखकर कॉन्फिडेंस हुआ कि अच्छा वो पास करके हम चलेगा। ठीक है, तो यही चीज है, वो अपने आप को नॉलेज रखो कि कौन क्या कर रहा है और जानो कि क्यों फेलियर हो रहा है, दूसरे को देख कर सीखो। ठीक है, हम लोग दूसरे को देख कर सीखा है, चलो भाई वो पास करके हम नहीं करेंगे, वो कॉन्फिडेंस लाना होगा कि वो पास किया तो हम करेंगे, छोड़ने से नहीं होगा। अगर छोड़ देती हो कोई होगा कि जनरल लाइफ अभी क्या हो रहा है, लड़का लोग क्या कर रहा है, अगर नौकरी नहीं मिला तो आपका चाउमीन बेच रहा है, नहीं तो रास्ते में ठेला लगा के चाय बेच रहा है, या अगर कुछ हुआ तो फल बेच रहा है हॉकर। और लड़की लोग अगर शादी कर ली, अगर हस्बैंड अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो किसी घर में काम कर रही है, यही तो है। ठीक है, अगर नहीं सोचते हम फैक्ट बोल रहे हैं, अगर हम अपने फ्यूचर को नहीं सोचते हैं तो हमारा फ्यूचर जो है यही होगा, यही होने वाला है। ठीक है, इसीलिए अभी को सोचो कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या करना है, कैसे करना है और करना है। जहाँ सोच नहीं करना है कर ले, नहीं करता है नहीं करता। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ पूछना है, जनरल कुछ पूछना है किसी को, कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल है? सवाल नहीं होने से मतलब कुछ नहीं समझ है किसी को। सवाल तो होगी, कुछ पूछना है? हाँ कुछ पूछना। अरे तुम लोगों से फीडबैक हम लोग मिलेगा, जो एक चीज हम बताते हैं, सवाल इसलिए लेते हैं, कुछ फीडबैक जो है तुम लोगों से मिलता है, जो नेक्स्ट सेशन में हम जाकर उनको भी बोलेंगे कि भाई ये हम भूल गए थे, वो सवाल आया है। ठीक है, तो दूसरे जब सेशन में जाएंगे बच्चों को जो एक्सप्लेन करेंगे तो वो बात कवर करेंगे। तो बताओ क्या है? मेरा सवाल है कि जैसे हम लोग का टारगेट है WBCS, हम लोग जैसे लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा WBCS सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अलावा हर फॉर्म भर सकते हैं, हर एग्जाम दे सकते हैं, या वही टारगेट रहना चाहिए या वही एग्जाम देना चाहिए? देखो, अगर तुम्हारा मेन एम जो है, एम अगर है कि आपको WBCS करना है तो पहले उसी के लिए करो। तुम 2 अटेम्प्ट कम से कम उसको लो, ठीक है, अच्छे से। बाकी एग्जाम जो है तुम नॉर्मल अपीयर होते रहो। जो WBCS के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो दूसरे एग्जाम्स के लिए इसके लिए इजी होता है। ठीक है, अगर हम WBCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो होता क्या है कि SSC हम पास कर जाएंगे, समझ में आया ना? तो WBCS में बहुत सारे सब्जेक्ट है जो SSC में तो नहीं है। हम खुद भी जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो हम SSC के एग्जाम दिए, कंबाइंड लेवल सब तो एक ही था, ग्रेजुएट वाला, तो उसमें हम सेंट्रल एक्साइज से निकल गए। ठीक है, बेकार पड़े थे, जो इसका प्रिपरेशन कर रहे थे उसी के बेसिस पे एग्जाम क्लियर किए और पास कर गए। समझ में आया? होता क्या है, तुम एक पर फोकस रखो, उसको एग्जाम अच्छे से दो, बाकी एग्जाम में लेकिन अपियर होते रहो। उसमें क्या होगा, तुमको एक्सपीरियंस भी बढ़ता है कि कहाँ हम भूल कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हम किस तरह से करेंगे और अच्छा होगा, किस तरह से करेंगे तो और अच्छा होगा। तो एग्जाम में लेकिन WBCS का अगर फोकस करना करो, बाकी को ऐसे अपियर होते रहो। सर दूसरा सवाल UPSC से रिलेटेड है, तो जैसे कि GS होता है 200 का GS का पेपर होता है, सेकेंड पेपर 200 का होता है, CSAT उसमें रहता है, तो जो मेंस पेपर जो होता है 250 मार्क्स होता है, तो वो इंग्लिश में जो ऑप्शनल होता है वो ऑप्शनल उर्दू होता है। सब 250 होगा। हाँ, क्योंकि हम लोग उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं तो ऑप्शनल तो उर्दू ही चूज करेंगे, तो बाकी सब पेपर होता है जैसे हिस्ट्री वगैरह हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्योंकि आपके हिसाब से हिंदी में हम लोग इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर इंग्लिश हमारा मीडियम चूज किया रहेगा तो इंग्लिश में भी नहीं, इंटरव्यू का तो मीडियम पूछेगा तुमसे कि कौन किस मीडियम में तुम किस लैंग्वेज में तुम इंटरव्यू देना चाहती हो। रिटन का जो एग्जाम था खत्म होने के बाद जब इंटरव्यू होता है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन से लैंग्वेज में इंटरव्यू लेना चाहती हो। ठीक है, वो तुम लिख के वहाँ दोगी, तुमसे ऑप्शन मांगेगा, ऑप्शन दो वहाँ पे। थैंक यू सर। और और कोई कहते हैं वो वो बोल रही थी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं, चलो दो मतलब आपके प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से मतलब आपसे कुछ गलती हुआ जिससे हम लोग सीख सकें?
परीक्षा के दौरान जो है किसी गलती हुई है? नहीं, हम बताते हैं हम जितना कंपटीशन एग्जाम अपियर हुए हैं सब में पास किए, हमारे फेल नहीं किए। इसीलिए हमको वो मौका नहीं मिला कि हमने क्या गलतियां देने का, समझे? तो यही है। तो इस तरह से प्रिपरेशन करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलो। हाँ, अच्छा वो देखो कोर्सेज के हिंट जो है तुमको कौन सा तुम कंपटीशन बैठना चाहते हो उसके ऊपर तुमको पढ़ना होगा। मेन हिंट्स बोलते हैं कितना क्या तुमको मेहनत करना होगा। हिंट यहाँ कुछ नहीं है, सक्सेस का कोई हिंट नहीं होता कि शॉर्टकट सक्सेस से शॉर्टकट हुआ हम ये किए तो पास कर जाएंगे, सब कुछ नहीं है। तरक्की करने के लिए हमेशा मेहनत करना होगा, समझे? तो और ये सब एग्जाम में तुम्हारा जहाँ WBCS में या IAS में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है? और सब्जेक्टिव एग्जाम में लक भी बहुत काम दे देता है। अगर ऐसे लक हो सकता है कि 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो पढ़े और 10 क्वेश्चन में 5 आ गया, ठीक है? कब चांसेस है। लेकिन MCQ में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको लक है, मानते गए समझे ना? तो वो लक हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसमें तो लक भी बहुत साथ नहीं देता है। तुमको हिंट से भी होगा, मेन है तुम फोकस करके पढ़ो, ठीक है? मेन है देखो WBCS पास करने के लिए तुम बताते हैं तुमको मैथ्स में अच्छा हो, जनरल जो पेपर है वो सब इक्वल नंबर लाता है, सभी 40, 45, 50 लाता है, ठीक है? जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना वो मैथ्स में 90, 100 लेके आ जाता है, समझ में आया? तो वहां पे दूसरे को क्या करता है, ओवरकम करता है। भाई देखो हम 100 में 90 या 95 लाए, तो मैथ्स तुम दूसरे में जैसे पढ़े मैथ्स के ऊपर कोशिश करो, उसमें आपको 100% भी मिल सकता है, ठीक है? इंग्लिश में भी जो ग्रामर है उसमें भी लेकिन चांसेस है आपको बहुत सारा जो ये है जैसे सेंटेंस लिखने आता और बहुत कुछ आता है ना, मीनिंग है, वो सब में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 100% मिलता है। तो 2 पेपर के ऊपर प्रेशर अगर रखे, इसमें हमको ज्यादा लाना है, तो बाकी जो नॉर्मल 40%, 45% कोई भी कंपटीशन में तुम 50% लेके आ गए, अगर 50% अगर लेके आए तो तुम कंपटीशन में निकलोगे। क्यों? 50% का टारगेट रखोगे, हम 50 के ऊपर लाएंगे, 50 के ऊपर लाने से चांसेस है कि निकल जाओ कोई भी कंपटीशन। तुम देखो जो IAS UPSC का जो रिजल्ट निकलता है उसमें जो हाईएस्ट स्कोर है उसका वही 50 और 55% के बीच में होता है। इंटरव्यू में बहुत मार्क लिया, रिटर्न में एग्जाम जो है वही होता है, समझे? आप बोले प्रीलिम्स होता है, हाँ बोलो सर वो तो MCQ बेसिस होता है, बट जो मेंस होता है उसमें तो रिटर्न होता है। रिटर्न के लिए कोई रिटर्न एग्जाम के लिए किसी एग्जाम के लिए कुछ जैसे स्मार्ट आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी के लिए कुछ सर मेंस के लिए देखो कैसे लिखना बोलना चाह रहे तो वो तुमको एक दिन में ऐसे बोलने से नहीं होगा। आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाए, 15 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है? आपको 3 घंटा में 20 क्वेश्चन को रिप्लाई करना है, 20 क्वेश्चन, 10 आता है 10 मार्क्स का और 10 आता है 15 मार्क्स का, तो 250 हुआ तो आपको 3 घंटा में करना है, ठीक है? 20 क्वेश्चन, तो इसको डिवाइड कर लो, कितना मिनट में इसको लिखना है पॉइंट्स, इसमें 7 से 9 मिनट, हाँ 8 मिनट से ज्यादा नहीं है। तो बात ये 20 क्वेश्चन आपको 8 मिनट में लिखना है और पॉइंट देकर लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, मेन पॉइंट देकर लिखना है, पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये ऐसा क्यों हो रहा? इंडियन इकोनॉमी अभी समझ लो क्वेश्चन करता है, इंडियन इकोनॉमी जो है अभी क्या स्टेज में है, तो तुम क्या ऐसे मत लिखो, तुमको लिखना है 10 पॉइंट देगा क्या है, क्यों, जस्टिफाई करके छोटा 2 रोज लाइन का 10 पॉइंट लिखो, तभी तुमको टाइम भी मिलेगा। लेकिन 8 मिनट से ज्यादा तुमको टाइम नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन को
आंसर करने में मैक्सिमम 8 मिनट। और कोई है सवाल करेगा? हाँ लो लो है सवाल है तो जैसे आप सबसे पहले जो होगा सिर्फ उस पे अटेंड करेंगे, बट मेरे स्कूल के टीचर बोल रहे थे कि जिस चीज़ का फॉर्म पहले लिखा पहले उस चीज़ का मतलब जिस चीज का नहीं तुम्हारा तैयारी नहीं है, हम बोल रहे हैं तुम्हारा टारगेट क्या है? एडवोकेट की तैयारी करना होगा, तुम दूसरे के लिए तैयारी नहीं करोगे। तुम एडवोकेट, तुम्हारा अगर एम्बिशन है तो तुम क्या है LLB करोगी, तुम लाइब्रेरी में जाओगी, ये लाइब्रेरी नहीं जाओगी। तुमको एक तुम्हारा टारगेट क्या है उसका देखो, उसके बेसिस पे तुम जाना है। मैडम क्या बोली है, हम क्या बोले बजाओ, तुम अपना टारगेट ठीक करो कि हमको क्या करना है और उसी तरह हो जाओ, समझिएगा। तुम अगर BA-LLB करना है तो BA-LLB के लिए पढ़ो, और अगर उसके साथ भी SSC करना है HS लेवल का, वो अलग है, वो करते रहो, इसको नहीं छोड़ना। BA-LLB को छोड़ना नहीं है, इसको नहीं है। तो देखो तुम पढ़ने के लिए बोलिए, तुम BA-LLB में एडमिशन हो गया है तो पहले तुम एडमिशन लेना होगा ना, क्या छोड़ के हम SSC एग्जाम दे, ऐसा तो नहीं होगा। वही तो पहले एडमिशन लेना होगा BA-LLB का, नहीं समझी? तुम BA-LLB पढ़ना तो BA-LLB के लिए एडमिशन लेना होगा, सुने था बोलो बोलो सर, अगर LLB करना होगा तो मतलब कोर्स के लिए तो कितना क्या क्या? LLB का अगर कोर्स करना होगा तो कितना साल का करना पड़ेगा? BA-LLB 5 साल का कोर्स होता है। HS के बाद ग्रेजुएट के बाद भी SSC ग्रेजुएट के बाद तो आजकल नहीं होता, बहुत कम यूनिवर्सिटी में है, लगता है 2 साल का जो है, 3 साल का जो होता है ग्रेजुएट के बाद, लेकिन वो बंद हो गया। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, वर्धमान में पता नहीं होता है कि नहीं, होता है ना, वर्धमान में होता है। हम बहुत पहले की बात करें, वर्धमान में पहले होता था, अभी भी होता है। तो HS लेवल में आपको LLB में जाना है, HS के बाद ही, समझ रहे हैं? उसका एग्जाम होता है। हाँ तो वो तो रखना होगा ना, हमको मॉनिटर करना होगा कौन एग्जाम कब है। क्या निकल गया? टाइम 10 मई को था, एग्जाम होने वाले थे एंट्रेंस का। अप्लाई की हो तो नेक्स्ट नहीं कर पाया, जिसके एग्जाम पर गए नेक्स्ट ईयर अप्लाई करो, नेक्स्ट ईयर करो, ठीक है। LLB में एक लाइन हम बोल देते हैं, तो LLB में एक तो है स्टेट लेवल का जो LLB होता है, एग्जाम होता है वेस्ट बंगाल का, कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो करता है, ठीक है। और एक क्लैट होता है, क्लैट का भी है, किसका क्लैट का एग्जाम, तुम्हारा क्लैट का जो एग्जाम है वो बहुत टफ है, ठीक है। तुम्हारा EU वाला जो है कैलकाटा थोड़ा इजी है और एडमिशन भी इजीली हो जाता है। क्लैट का और ओवर इंडिया का एग्जाम है, ठीक है। और जितना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है ना, NUJS और ये सब नलसर, वहाँ एडमिशन होता है, तो वो अच्छे से पढ़ो तो हो जाएगा, वो भी अच्छा है। तो वहाँ होने से क्या है कि फ्यूचर सेटल्ड है। हाँ और कुछ तो यही पर खत्म कर देता। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बोलो, आपको क्या यहाँ पे और भी प्रोग्राम है आपको। UPSC एग्जाम है, बता रहा था ना। UPSC में बहुत सारा सर्विसेज है, पुलिस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, बहुत सारा सर्विस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तुम ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम में तुम बैठ सकती हो, ठीक है। तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया है, हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारा एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो तुम अपियर होना होगा UPSC में। UPSC पहले तुम अच्छे से पास करो ग्रेजुएशन, ठीक है। अभी से तुम UPSC के अगर प्रिपरेशन करना है तो कर सकती हो,
तुम्हारा जनरल स्टडीज के ऊपर तुम पढ़ सकती हो, तुम्हारा आजकल तो गूगल से हर चीज मिल जाता है ना, हर सब्जेक्ट का हर चीज मिल जाएगा, तुम वहां से पढ़ के हमेशा पढ़ते रहो। और 12th के ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी में तो लग गया, ठीक है। चल और नहीं तो यही खत्म करते हैं। और हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम लोगों में हो सकता है नेक्स्ट टाइम मुलाकात हो कि नहीं हो, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं कि तुम लोगों में एक दो आदमी जो कुछ कर पाए, ठीक है, और तो नहीं कर पाएगा तो चार नहीं पाएगा। चलिए